आज फिर लगी पेट्रोल डीजल के दाम में आग, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 29 और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज, पीडीपी नेताओं के साथ महबूबा मुफ्ती की बैठक। आज पीएम मोदी की बैठक में जाने का फैसला। अब्दुल्ला महबूबा समेत 14 नेताओं को न्योता। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी पर केंद्र का अलर्ट। राज्यों को पत्र लिखकर कहा, जमीनी हकीकत देखकर ही दे छूट। और भारत में कोरोना मामलों में आई गिरावट। देश में 58,419 कोरोना के नए केस, 1,576 मरीजों की गई जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ में 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक करने वाले हैं और उससे पहले शनिवार को महबूबा मुफ्ती के मामा और पीडीपी के नेता सरताज मदनी को रिहा कर दिया गया है। सरताज मदनी पिछले 6 महीनों से नजरबंद थे। उनकी रिहाई पर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने बाकियों की रिहाई की भी मांग की है। महबूबा ने ट्वीट करके लिखा है कि राहत की बात है कि पीडीपी के नेता सरताज मदनी को 6 महीने तक गलत तरीके से हिरासत में रखने के बाद आज आखिरकार रिहा कर दिया गया है। अब समय आ गया है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर की जेलों के अंदर और बाहर सड़ रहे राजनीतिक बंदियों को रिहा करे। एक महामारी उन्हें रिहाई करने का कारण होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल को दूर करने के लिए 24 जून को पीएम मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है। ये मीटिंग दिल्ली में 24 जून को होगी। इसके लिए 14 नेताओं को फोन किया गया है। आपको बता दें कि फोन किया जा चुका है। इन सभी से आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाने को कहा गया है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाले धड़े ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और पार्टी के नियंत्रण से लेकर अपने चाचा पशुपति पारस के साथ में विवाद के बीच में चिराग पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 90% से ज्यादा सदस्य उनके साथ हैं। इस कदम को लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के समर्थन में ताकत दिखाने के रूप में देखा जा रहा है। और इसी बीच में पारस के नेतृत्व वाले एलजेपी गुट ने शनिवार को पार्टी से संबद्ध सभी निकायों और राज्य इकाइयों को भंग कर दिया है। एक नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। पारस के अध्यक्ष के रूप में गुट के सभी 4 सांसद कार्यकारिणी में शामिल हैं, जबकि पार्टी के उन कुछ पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है जिन्होंने चिराग पासवान के साथ को छोड़कर पारस के गुट में आ गए थे। चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है और पारस की लोकसभा में पार्टी के नेता घोषित करने वाले दूसरे गुट के दावे को स्वीकार करने के बिरला के फैसले के खिलाफ अपना मामला पेश किया है। बिरला से मिलने से पहले पासवान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के कार्यालय का दौरा किया। चुनाव आयोग से पारस के नेतृत्व वाले दूसरे गुट ने पार्टी पर किसी भी दावे पर निर्णय लेने से पहले विचार करने को कहा। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना को लेकर। भारत में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आती जा रही है। हर दिन देखने को मिल रहा है कोरोना के केसों में गिरावट। 58,419 कोरोना के नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। ये देश का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 1,576 मरीजों की जान कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटों में जा चुकी है। अब तक कुल 3,86,713 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी जानकारी, देश को राहत है भारत में, क्योंकि कोरोना केसेस की संख्या लगातार कम होती जा रही है। कोरोना केसों में लगातार गिरावट होती चली जा रही है। देश में 58,419 कोरोना के नए केस पिछले 24 घंटों में सामने आ चुके हैं और वहीं पिछले 24 घंटों में तकरीबन 1500 मरीजों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। यानी अब
देश को राहत की सांस है, क्योंकि जब लॉकडाउन लगाया गया था परेशानियों का सामना लगभग सभी को करना पड़ा था। उसके बाद धीरे धीरे जब अनलॉक किया गया तो जो राहत थी वो सभी को मिलने लगी, धीरे धीरे जो पाबंदियां थी वो हटने लगी। अब कोरोना केसेस में जैसे जैसे गिरावट आ रही है वैसे वैसे राहत की सांस सिर्फ लोग नहीं ले रहे बल्कि सरकार भी और स्वास्थ्य विभाग भी, क्योंकि दिक्कतों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ा था। कोरोना केसेस की संख्या एक बार फिर से कम होने लगी है। जो दूसरी लहर जिसको कहा जा रहा था उसका जो आक्रामक रूप वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और वो समाप्त होने के कगार पर इस समय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन डर अभी बाकी है, अभी आपको सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि अगर आप डरेंगे नहीं तो जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है वो अपने समय से पहले आ सकती है। इसलिए डरना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, वरना घर से बाहर ना निकलें। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइए। लोकसभा से आरोपित सांसदों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए कानूनी राय मांगी गई है। लोकसभा ने सवाल किया कि भ्रष्टाचार के मामले में सांसदों की चार्जशीट को हरी झंडी दिखाने के लिए स्पीकर या लोकपाल में से सक्षम प्राधिकारी कौन होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये मुद्दा मुश्किल है। नारद शारदा मामलों में बंगाल के लोकसभा सांसदों के आरोप पत्र के लिए सीबीआई की लंबित याचिकाओं को लेकर अभियोजन के लिए मंजूरी का विषय हाल ही में सुर्खियों में आया है, जबकि उनमें से 3 तृणमूल के हैं। एक टीएमसी के पूर्व सांसद शुभेंदु अधिकारी हैं, जो कि अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं। सीबीआई ने अपने लंबित मामलों पर नोटिस भेजे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किया गया है कि मापदंड के मुताबिक लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्ति प्राधिकरण के रूप में माना जाता है, जिसकी अनुमति एक जांच एजेंसी के लिए संसद के सदस्य पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी होती है। उच्च सदन के मामले में राज्यसभा के सभापति का पद समान होता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच का जो सियासी झगड़ा है सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। पायलट के पक्ष में राजस्थान का कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के बयान के बाद से माना जा रहा है कि गहलोत समर्थक भड़के हुए हैं पूरी तरीके से। कांग्रेस आलाकमान के ऊपर दबाव डालने के लिए अब बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए और निर्दलीय विधायक से कांग्रेस के एसोसिएटेड मेंबर बने विधायकों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बैठक बुलाई है। 23 जून को जयपुर के होटल अशोका में बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के अनुसार गहलोत गुट ने ये रणनीति बनाई है कि पायलट गुट को मिल रही तवज्जो के खिलाफ माहौल बनाया जाए। इस मीटिंग के बाबत सभी निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों को सूचना दे दी गई। इनमें 6 विधायक हैं जो कि बसपा से आए हैं और 13 निर्दलीय हैं। इस मीटिंग में वर्तमान सियासी हालातों, मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मंथन होगा। और आपको ये भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी से आए विधायक और निर्दलीय जीते विधायक लगातार सचिन पायलट और उनके समर्थक पर हमला बोल रहे हैं, उनको गद्दार तक बता रहे हैं। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में उपायों को लेकर अपनी सरकार के इरादे को साफ कर दिया है और सीएम ने कहा है कि जनसंख्या नीति शुरू हो गई है, आप इससे एक घोषणा मान सकते हैं। हम सरकारी लाभों का लाभ उठाने के लिए धीरे धीरे 2 बच्चों की नीति शामिल करेंगे। सीएम ने यह भी कहा है कि असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य सरकार की चुनिंदा योजनाओं में जनसंख्या नियंत्रण मापदंडों को लागू करने का निर्णय लिया है। हालांकि ये मापदंड सभी सरकारी योजनाओं पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम स्कूलों या फिर पीएम आवास योजना में 2 बच्चों वाले मापदंड को लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सीएम आवास योजना शुरू करते हैं तो इसको लागू किया जा सकता है। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय से गरीबी कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के वास्ते एक उचित परिवार नियोजन नीति अपनाने का आग्रह किया है। आबादी अधिक होने से रहने की जो जरूरत है उस पर, ताकि अतिक्रमण ना हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। पंजाब ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
पंजाब ही है सर्व उत्तम सूबा। नाल ही ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है, क्योंकि डरना बहुत जरूरी है। कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। कोरोना केसेस को लेकर यह हलफनामा दाखिल किया गया है। कोरोना से मौत के बाद नहीं दे सकते मुआवजा, ये केंद्र सरकार का कहना है। मृतक के परिजनों को नहीं मिल सकते 4 लाख रुपए, ये केंद्र सरकार का कहना है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल किया गया है। कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर याचिका दाखिल की हुई थी। कोरोना से मौत के बाद मुआवजा नहीं दे सकते, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है, क्योंकि मुआवजे का ऐलान किया गया था और पीड़ितों के जो परिजन हैं वो भी लगातार मुआवजे की मांग कर रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल किया गया है कि जिन लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो रही है उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकते। हालांकि इसकी वजह क्या है, इसके पीछे के कारण क्या रहे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि अब कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को केंद्र सरकार मुआवजा नहीं दे सकती है, जो कि 4 लाख रुपए रखा गया था। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि कोरोना केसेस भले ही केसों में गिरावट आ रही हो, लेकिन अभी डरना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है और न ही मौतों का सिलसिला देश में थमने का नाम ले रहा है। देश में कोरोना केसेस की संख्या भले ही कम हो रही है, लेकिन मौतें लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार को चिंता है। उत्तराखंड के टनकपुर में बारिश की वजह से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और वहीं एसडीएम कल्पना का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा पहले भी अलर्ट जारी किया गया और अभी हम शारदा नदी के पास में रहने वालों को सुरक्षित जगह ले जाने का प्लान तैयार कर रहे हैं। जैसे जलस्तर और बढ़ता है तो लोगों की निकासी की जाएगी। क्षेत्रों में हुई भारी बारिश और चंपावत जिले में भी जो बारिश हुई है, उसके बाद सभी नदियों का और खासतौर से शारदा का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इसमें जिला स्तर पे जिला प्रशासन द्वारा पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और अभी हमारे द्वारा जो लो लाइंग एरियाज़ में जो शारदा के आसपास लोग रहते हैं उन्हें इवैक्यूएट करके अलग अलग जो यहाँ की धर्मशालाएँ हैं उनमें ले जाने का प्लान तैयार किया गया है। जैसे ही लेवल और थोड़ा ऊपर बढ़ता है, इनको यहाँ से इवैक्यूएट करके जो पंचनी की धर्मशाला है वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो एनएचपीसी के सारे गेट हैं वो खोल दिए गए हैं डैम के, और बनबसा बैराज के भी सारे गेट खोल दिए गए हैं। लेकिन अभी जो जल स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है और प्रशासन जो है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और वहीं लोगों का कहना है कि गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से मुसीबत हो सकती है। और क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए। गंगा यमुना का बहाव बहुत तेज से धीमे धीमे बढ़ रहा है, जलकुंभी आ रही है। अब हल्का नाविक को नाव बोट बांधने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, जो हम डेली पानी फेंकते नाव बोट का, और काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। जी का जलस्तर बहुत तेजी से इस समय बढ़ रहा है और हर जगह जो है बारिश के
कारण जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है जल स्तर। काफी बढ़ गया। हाँ, काफी बढ़ गया है जो है, और जलकुंभी भी आ गई है। बनवसा में उत्तराखंड सिंचाई विभाग द्वारा 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी बैराज से छोड़ा गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि बारिश होने से पानी 1.5 लाख क्यूसेक ऊपर है। शारदा बैराज का पानी खतरे के निशान से नीचे है। सभी जगह पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों में इस समय काफ़ी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पानी लगभग 1.5 लाख क्यूसेक से ऊपर चल रहा है। हालांकि अभी शारदा बैराज पे जो खतरे का निशान है उससे थोड़ा सा नीचे है, और बाकी सब जगह रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नीचे हम लोग लगातार सूचना दे रहे हैं, हर प्रति घंटे में सूचना दी जा रही है और मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। सर, कितने जिले प्रभावित होते हैं इस बैराज के पानी से उत्तर प्रदेश के? इसमें 2 जिले उत्तराखंड के और 10 उत्तर प्रदेश के, टोटल 12 जिले प्रभावित होते हैं। तो इन जिलों में अलर्ट के लिए क्या जारी कर रखा आप लोगों ने निर्देश के लिए? वो सब सूचना तंत्र है, हर घंटे में ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं। बाकी हर जगह डीएम एसडीएम सबको जो है सूचना प्रति घंटे जा रही है, हर जगह फ्लड कंट्रोल को सूचना दी जाती है, वो लोग भी देते हैं हमसे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बारिश की वजह से ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर एक नवनिर्मित सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क क्षतिग्रस्त होने से राजमार्ग बंद कर दिया गया है, और वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को इसके बारे में अवगत करवा दिया गया है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। टिहरी के एसडीएम का कहना है कि हमने बीआरओ को निर्देश दे दिया गया है, राजमार्ग में जो भी कमी है उसको जल्द पूरा किया जाएगा। बहुत ज्यादा है दिक्कतें, हम बयान नहीं कर सकते हैं कितनी दिक्कतें हमें। कि जो टनल का रास्ता है, ये जो ऋषिकेश से गंगोत्री बद्रीनाथ जो रोड जा रही है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जितने भी पुस्ते कंपनी के द्वारा लगाए गए हैं, एक भी पुस्ता मुझे सही ढंग से दिखता नहीं है, और दिन पर दिन एक एक करके सब पुस्ते बह रहे हैं। इससे आप देखिए कि क्या यात्रा होगी, क्या कुछ होगा, क्या आना जाना होगा। हमेशा बाजार में जाम लगा रहता है। जो हमने ये बाईपास रोड टनल के द्वारा बनाई गई थी वो भी बिल्कुल ब्लॉक है, एकदम क्षतिग्रस्त हो रखी है, वहाँ से गाड़ियाँ आ जा नहीं पा रही हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी रोड के टनल के ठीक ऊपर मेरा मकान है, और मेरे मकान में जो है, जो मकान की जो फाउंडेशन है नीचे की बीम की फाउंडेशन, उसमें भी 2-3 इंच की मोटी दरार आ रखी है। उस पर कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि हमने एप्लीकेशन दी है और एप्लीकेशन के माध्यम से प्रशासन को भी अवगत कराया है। ये कहना चाहता हूँ कि जो डीजीवीआर है, ये बीआरओ है, ये भारत कंपनी है, जो भी है वो हमारी समस्याओं का समाधान करे। और डीडीएमओ द्वारा ये चंबा घरासू मोटर मार्ग जो है इसका निरीक्षण पूर्व में किया गया था। इस संबंध में बीआरओ के साथ हमारी मीटिंग भी हो गई है, और उनको निर्देशित करा गया है कि जल्द से जल्द वो घुल्टी में जो ये अभी घटना हुई है, इसके साथ साथ ही अन्य भी जो एनएच में जो भी कमियां है उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, इसकी एक डिटेल रिपोर्ट मैंने जो है जिलाधिकारी महोदया को दी हुई है। उसमें हमने ये भी मेंशन करा हुआ है कि कहाँ कहाँ पर पुस्ते टूटे हैं जिससे मकानों को खतरा हो सकता है, तो वो इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है बीआरओ को कि उसको जल्द से जल्द हुआ। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। के चंदे के पैसे से भुगतान करने से पहले ये वजह तो पूछते कि भैया 79 दिन में 20 लाख की जमीन 250 लाख की कैसे हो गई, 12.5 गुना कैसे बढ़ गई, राम के भक्तों के चंदे का हम ये भुगतान क्यों करें। चौथा तथ्य, जमीन बेचने वाला भाजपा नेता दीप नारायण, भाजपा का नेता है, उनकी आईटी सेल से जुड़ा है। दीप नारायण तथाकथित तौर से अयोध्या के मेयर मोदी जी के चहेते ऋषिकेश उपाध्याय का भांजा है, जैसा उसकी फेसबुक प्रोफाइल से भी साफ है। जमीन खरीदने वाले श्री चंपत राय और श्री अनिल मिश्रा दोनों ही भाजपा राष्ट्रीय सेवक संघ की विचारधारा से जुड़े हैं। तो इस सारे मामले के मायने क्या है, सवाल ये उठता है। और एक और तथ्य, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास जी। जब इससे पिछला घोटाला सामने आया था तो महंत नृत्य गोपाल दास जी ने आगे आकर कहा कि भैया मुझसे तो 1 साल से चंपत राय या कोई और
ट्रस्ट के पैसे का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इस बारे कोई राय। रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, जो कि अयोध्या मुद्दे पर बोल रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर यूं कहें कि लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। दिल्ली में वाहन चालकों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। सर फर्क तो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, मतलब मेरे हिसाब से तो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल टाइप तो है नहीं। जैसे कि 100 तो मतलब मेरे को लेजिट प्राइस लगता नहीं है, बहुत ज़्यादा कर दिया है। पहले 70-80 होता था, तो जितने भी मतलब रोज़ाना के आदमी, आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी है, वो हर कोई आप देखते हो बाइक पे ही जाता है, तो उनके लिए मतलब फीजिबल था। बट अब 100 मेरे हिसाब से बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। और जहाँ तक कि कार्स की बात है, तो इंसान अब कार में जाते हुए मतलब सोचेगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस तो मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है पहले से। तो काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। आई थिंक एज आई सेड गवर्नमेंट शुड कंट्रोल दीज रेट्स, राइट। बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं सेंट्रल के, स्टेट गवर्नमेंट के, वो ओवरऑल इम्पैक्ट कस्टमर्स के ऊपर आता है। आई थिंक दिस मस्ट बी कंट्रोल्ड, क्योंकि ओवरऑल बजट काफ़ी इफेक्ट होता है। हाँ जी, 100 के समथिंग मेरे ख्याल से पहुंच ही जाएंगे, मेरे को लगता है। कुछ कितना फर्क पड़ता है इससे आप? फर्क तो कुछ नहीं है सर। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश से बड़ी जानकारी, 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तेज हवाओं के साथ में भारी बारिश हो सकती है, फसलों को भी नुकसान इसकी वजह से हो सकता है, इसलिए अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। बारिश के साथ साथ में आकाशीय बिजली का भी खतरा है, क्योंकि बारिश के दिनों में आमतौर पर देखने को मिलता है लखनऊ, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं, इसीलिए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। बस्ती, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर में भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है भारी बारिश का, क्योंकि भारी बारिश के साथ में आकाशीय बिजली का भी खतरा है। तो 14 वो जिले हम आपको बता रहे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और खतरा बहुत ज्यादा है। तेज हवाओं के साथ में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। श्याम कौशिक संवाददाता हापुड़ से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। श्याम, क्या जानकारी, क्योंकि 14 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जी काजल, आपको बता दें कि हापुड़ में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे जलस्तर, जो गंगा का जो जलस्तर है, दिन पे दिन बढ़ता आ रहा है, जो निचले एरिया में उन्हें बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने लगी है, जिसको लेकर प्रशासन काफी अलर्ट हो रहा है और प्रशासन इसकी देखरेख खुद करता रह रहा है। और इसके मौके में एसडीएम वगैरह रोज इसका मुआवना करता है। डीएम सर ने भी उसका मुआवना किया है और सभी प्रशासन को बोला गया है कि वहाँ पे पैनी निगाह रखी जाए। सोमवार को बताया जा रहा है कि वहाँ पे टीम घोषित करी जाएगी और वहाँ पे पैनी निगाह रहेगी। जी काजल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कई जिले ऐसे हैं, 14 जिले बताए जा रहे जो कि हम आपको बता रहे, जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश का अलर्ट है और उसके साथ में आकाशीय बिजली का भी खतरा है। उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर। साथ में भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि हम आपको बता रहे हैं, चाहे वो सिद्धार्थनगर हो, लखनऊ, बहराइच, बलरामपुर और गोंडा, ये ऐसे जिले हम आपको बता रहे जहां पर बारिश की आशंका जताई जा रही, बारिश के आसार हैं। बस्ती, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर, इन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है बारिश के आसार बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि भारी बारिश जब हो सकती है तो ऐसे ही दिनों में इसी समय में आकाशीय बिजली का भी खतरा रहता है। तो लोगों को अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी जागरूक करने की कोशिश है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बदायूं में बिलसी तहसील क्षेत्र के शहजाद नगर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों ताला लटका हुआ है, और जिसके चलते ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर डॉक्टर कभी कभी आते हैं, जिसके चलते दवा लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया।
हाँ, ये मामला संज्ञान में आया है। शहजाद नगर खेड़ा में जो हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ अधिकतर ताला लगा रहता है, डॉक्टर नहीं पहुँचते हैं। तो मैं इसकी जांच करा रहा हूँ, जो भी कार्रवाई होती है कार्रवाई होगी इसमें। नाम कल्लू है, दवा लेने आया, आप ताला लगा हुआ है। डॉक्टर कम आते हैं, डॉक्टर आए नहीं, आए ही नहीं। बुखार झाड़ा और क्या, डॉक्टर कभी यहाँ कभी ना आए। भी नहीं है, गांव में से ले डॉक्टरों को। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन ने कहा है कि सरकार कोरोना को हल्के में ले रही है और सिर्फ कागजों पर हराना चाहती है, लेकिन कागज पर कोरोना हारने वाला नहीं है। कोरोना कंट्रोल करने में सरकार फेल रही है। और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो लोग सरकार के भरोसे नहीं रहे, भगवान भरोसे हो गए। न ऑक्सीजन मिली, न दवा मिली, न बेड मिला, न डॉक्टर मिले, न एम्बुलेंस मिली। आप सोचिए, जिस प्रदेश में ऑक्सीजन के बिना लोगों ने दम तोड़ दिया हो, बिना दवा के मर गए हों, जिस प्रदेश की पवित्र गंगा मैया केवल लाशों से दिख गई हों, पट गई हों, जहां शमशान घाटों पर लाइन लगी रही हो, उस प्रदेश के मुखिया अगर ये कहते हैं कि ये शानदार कामयाबी है, तो मुझे लगता है कि जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है या जिनके यहाँ लोग संक्रमित हुए हैं, बुरे दौर से निकल करके स्वस्थ हुए हैं, उन सभी को चिढ़ाने की बात है जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आप केवल कागजों पर, आंकड़े पर खत्म कर सकते हैं कोरोना को। ये लोग कोरोना को कागज पे हरा रहे हैं। कोरोना कागज पे नहीं हारेगा। कोरोना से लड़ने के लिए जो सरकार को इंतजाम करने चाहिए थे, सरकार फेल रही है और कोरोना महामारी में भी भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी निर्देश बहुत देते हैं, उनके निर्देश का पालन कहां होता है? आप कितनी भर्ती निष्पक्ष करा पाए? एक भी नहीं। और 69,000 भर्ती पर तो राष्ट्रीय पिछड़ा राज्य आयोग ने कहा। बुलेटिन फिलहाल इतना ही है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।